नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा। मार्केट के महारती सेगमेंट में आज के मेहमान हैं गौतम वैद, जो जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग से फेमस हुए, हमारे ईटी नाउ नेटवर्क पे रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं, हमारे मित्र हैं और आज हमसे अटलांटा से बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। गौतम ऑफ कोर्स पहले सिर्फ एक एडवाइजरी, अब तो यहाँ पे एक फंड भी चलाते हैं जॉइंट वेंचर में, एक डोमेस्टिक फंड के साथ। तो गौतम, कंप्लीट सर्कल स्टेलर वेल्थ जो पोर्टफोलियो आपका इंडिया पोर्टफोलियो है, वो कैसा चल रहा है? फ्लोज कैसे आ रहे हैं? बाजार में काफ़ी एक्जुबिज्म है इस समय, काफ़ी तेजी का माहौल है। आप कैसा कैसा आपके साथ कैसा हो रहा है इस समय फंड लेवल पे? अजय, सबसे पहले ईटी नाउ की पूरी टीम को 15th एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग ने बहुत सालों से बहुत ही अच्छा काम किया है रिटेल इन्वेस्टर्स को एडुकेट करने का, एंड आई होप आगे चल के भी ये अच्छा एफर्ट्स कंटिन्यू रहे। सो थैंक यू कांग्रेचुलेशंस ऑन वेरी द मच, 15th थैंक यू वेरी एनिवर्सरी। मच। रिगार्डिंग आवर पीएमएस कंप्लीट सर्कल स्टेलर वेल्थ पीएमएस को अब 1 साल हो गए हैं सिंस इंसेप्शन, एंड करेंटली वी आर मैनेजिंग 30 करोड़ इन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। एंड पहले साल में इस पीएमएस ने 22% रिटर्न्स दिया है इन्वेस्टर्स को। ये बहुत डिफेंसिवली मैनेज्ड पीएमएस है, बहुत कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं इसको विद द फोकस ऑन क्वालिटी एंड प्रूडेंट डाइवर्सिफिकेशन। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स एंड एचएनआई सेंटिमेंट बहुत बुलिश है। फ्लोज आर प्रिटी रोबस्ट एंड काफी अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है in various aspects of the capital markets, and our PMS is no exception. So I think यहाँ से आगे भी काफी अच्छी ग्रोथ हमारी आनी चाहिए। गौतम, आप को एक फ़ायदा ये है कि आप इंडिया की शोर शराबे वाली ज़िंदगी से दूर बैठ के इंडिया को डीप स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रोसेस करते हैं अपने माइंड में। ये जो थोड़ा यहाँ पे क्लोज वॉच में जब हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, हमें नज़र आ रहा है बहुत अफरा तफरी का माहौल है, मिस्ड आउट फीलिंग भी है, डर भी है। बाजार घटता है बहुत शार्पली, जैसा कि ट्यूसडे को घटा था इलेक्शन आउटकम में, तो सबकी हालत ख़राब हो गई थी। जैसे ही थोड़ा रिकवर हो, सबको पूरा माल वापस ले लेने। ये आप कैसे देख रहे हैं इस समय इन्वेस्टर बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से? अजय, सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग की गलतियां यूफोरिया और डिस्पेयर एंड फियर के टाइम में ही होती हैं। तो एट द बोथ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द मार्केट, दैट इज व्हेन द मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स टेंड टू टेक प्लेस। तो इट बेसिकली, अब देखिए, जिन लोगों ने अपना धैर्य रखा, जिन्होंने पेशेंस रखा, कन्विक्शन अपना मेंटेन किया 4 जून को, उनके पोर्टफोलियो कुछ दिनों में ही वापस बैक टू ऑल टाइम हाइस पहुंच गए। लेकिन अगर किसी ने 4 जून को अपने हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, केपेक्स स्टॉक्स को बेचकर कंज्यूमर स्टेपल्स एंड फार्मा या आईटी बैंक, उन सब शेयर्स में अगर आप चले गए, तो आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर कर गए। तो काफी बार इन्वेस्टिंग में द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू डू नथिंग, लेट द इवेंट पास, लेट द डस्ट सेटल डाउन एंड देन टेक अ फ्रेश व्यू। लेकिन इसलिए हम लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। बात है। गौतम, ये बताइए कि वैल्यूएशंस को लेके इस समय भारत के वर्सेस जो ग्रोथ, जो सुपीरियर ग्रोथ भारत ऑफर करता है कंपेयर टू दुनिया भर में ऐसी जगह ग्रोथ नहीं आ रही है इतनी ज़बरदस्त। जो अर्निंग्स ग्रोथ नीचे दिख रही है, अभी अर्निंग्स को ख़त्म होकर चुकी हैं, इस इक्वेशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है एंड ये बहुत ही नैरो मार्केट है। यहाँ पे डिमांड सप्लाई का बहुत यूनिक डायनेमिक्स चलता है इंडियन शेयर बाजार में। तो द सप्लाई ऑफ क्वालिटी इक्विटीज इन द इंडियन मार्केट इज वेरी लिमिटेड। बहुत लिमिटेड सप्लाई है हाई क्वालिटी इक्विटीज का। एज अ रिजल्ट, वो गिने चुने जो हाई क्वालिटी शेयर्स हैं, उनके लिए डिमांड हमेशा हाई रहती है, लेकिन उनका सप्लाई कम रहता है। इसलिए उन हाई क्वालिटी शेयर्स की वैल्यूएशंस बहुत बढ़ जाते हैं, और इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को समझ में बहुत बार नहीं आता कि इंडिया में एवरेज क्वालिटी या गुड क्वालिटी बिजनेस का पी मल्टीपल 80-90 तक पहुंच जाता है। वेराज अमेरिका में अगर आप देखें तो मेटा, एप्पल, गूगल ये 30-35 से ऊपर पी के में ट्रेड करते नहीं है। तो इसलिए अनलेस यू हैव ऑन द ग्राउंड तजुर्बा एंड एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन द इंडियन मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपको ये डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स अगर नहीं समझ में आता है, तो फिर आप ये वैल्यूएशंस को इंडिया में समझ नहीं पाएंगे। ग्रोथ इन इंडिया ऑलवेज कम्स एट ए प्रीमियम, और जब तक इंडिया एज ए नेशन का हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चलेगा, तब तक ये हाई ग्रोथ शेयर्स हमेशा प्रीमियम में ट्रेड करेंगे। एंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे इंडिया फ्रॉम अ डेवलपिंग नेशन, जैसे ये सेमी डेवलप्ड स्टेटस में जाएगा, फिर डेवलप्ड स्टेटस में जाएगा, और जैसे जैसे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो डाउन होगी, एग्रीगेट कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ रेट स्लो डाउन होगी ओवर टाइम, उस समय पी मल्टीपल्स रीसेट होंगे टू लोअर लेवल्स। बट टिल दैट टाइम, I think high growth stocks will always command a premium.
इंडिया मार्केट में। ये कल हमने जो है 22,000 करोड़ की ब्लॉक डील देखी। आज भी अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं नए आईपीओ के, क्यूआईपीस के वगैरह वगैरह, ब्लॉक डील होती ही रहती हैं। आज भी पीएनबी हाउसिंग की हुई। क्या आपको ये बड़ी सप्लाई बाजार में किसी तरह का कोई चेतावनी का साइन तो नहीं नजर आता है? क्या आपसे कंसर्न है? जो चेतावनी एक्चुअली तब होगी अगर ये ब्लॉक डील्स और सप्लाई नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप देखें इतना बड़ा रश आ रहा है हर महीने, स्पेशली एसआईपी फ्लोस का इतना बड़ा फ्लो आ रहा है। पिछले 2 महीने से 20,000 करोड़ प्लस मंथली एसआईपी फ्लोस पहुंच गए हैं। और अगर ये सप्लाई जो ब्लॉक डील्स, प्रोमोटर स्टेक सेल्स, प्राइवेट इक्विटी स्टेक सेल्स अगर नहीं होंगे मार्केट में, तो बहुत जल्दी सेकेंडरी मार्केट में बबल आ जाएगा। इसलिए एक तरह से अच्छा ही है कि ये सप्लाई सेकेंडरी मार्केट में जो चल रहा है अभी ब्लॉक डील्स के थ्रू, दैट्स कीपिंग द वैल्यूएशंस इन चेक इन मेनी प्लेसेस। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़े-बड़े आईपीओस आएंगे, क्योंकि ये जो एपेटाइट है फॉर क्वालिटी इंडियन इक्विटीज अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स इज वेरी वेरी हाई। एंड आई थिंक अब वो सेकंड हाफ में काफी रोबस्ट तरीके से पार्टिसिपेट करने वाले इंडिया में। आई थिंक मोस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर जस्ट वेटिंग फॉर द बजट टू गेट ओवर, ताकि एक डायरेक्शन मिल जाए अगले 1 साल के लिए कि गवर्नमेंट का फोकस क्लियरली कहाँ पे है। और उसके बाद आपको दिखेगा कि एफआईआईज विल बी बैक विद द बैंक। आपने कल देखा ही एक दिन में 1500 पॉइंट बढ़ गया बैंक निफ्टी। दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एफआईआई रिटर्निंग टू द इंडियन मार्केट्स, बिकॉज जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आते हैं वो सबसे पहले कंज्यूमर, प्राइवेट बैंकिंग और सम पार्ट्स ऑफ फार्मा एंड आईटी में जाते हैं। तो बेसिकली आईटी, फार्मा, कंज्यूमर एंड प्राइवेट बैंकिंग, ये 4 सबसे फेवरेट सेक्टर्स है एफआईआई के। तो प्राइवेट बैंकिंग जो पिछले 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, आई थिंक उसका आउट परफॉर्म करने का समय आ गया है। प्राइवेट बैंकिंग की बात कर लेते हैं, तो थोड़ी बात कर ही रहे हैं तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को एक्साइट नहीं कर रहा था, साइडवेज था भाव, क्योंकि एफआईआई सबसे ज़्यादा बेच रहे थे इसको पिछले 2-3 सालों में। और ये तब हुआ जब अर्निंग ठीक है, उनकी एनआईएम्स ठीक हैं, एनपीएस ठीक है और ग्रोथ भी ठीक ठाक है, वैल्यूएशन जस्टिफाइड, लेकिन चलते ही नहीं थे स्टॉक। आपको लगता है वो समय इसका रिवर्सल आ गया है, अंडर परफॉर्मेंस का रिवर्सल आ सकता है प्राइवेट बैंक्स में, लेना चाहिए? अजय, आउट परफॉर्मेंस के सवाल को जवाब देने से पहले मैं पहले दर्शकों को ये समझाना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से प्राइवेट बैंक्स अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे थे। इसके 4 मेन कारण हैं। सबसे पहला कारण नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर। तो बेसिकली इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया था फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कि काफी प्राइवेट बैंक्स को अपने इंटरेस्ट डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने पड़े। उसकी वजह से इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर आ गया। दूसरी बात, 2010 से 2020 के बीच में प्राइवेट बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक से कोई कंपटीशन था ही नहीं। लेकिन पिछले 4 साल में आप देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने क्या बढ़िया प्रदर्शन दिया है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कासा रेशियो, कासा फ्रेंचाइज हमेशा बहुत स्ट्रांग रहता है। वो ज्यादा अच्छा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करते हैं देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सो बिकॉज ऑफ हाइटेंड कंपटीशन फ्रॉम द वेल कैपिटलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसकी वजह से भी प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज कंपटीशन फेस करना पड़ा। तीसरा वजह है रेगुलेटरी एक्शन। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ, फिर कोटक बैंक के खिलाफ आरबीआई ने जो एक्शंस लिया, उसकी वजह से प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी के खिलाफ सेंटिमेंट्स सार हो गया। और चौथा सबसे बड़ा रीजन, बहुत बड़ा वेटेजेस है एफआईएस का प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। तो पिछले 3 साल से एफआईएस जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सेलिंग कर रहे हैं, उसका सीधा असर प्राइवेट बैंक के शेयर्स पे आया है। तो आई थिंक ये चारों फैक्टर्स जो हेडविंड्स थे, जैसे जैसे एक एक करके ये अब टेलविंड्स बनेंगे प्राइवेट बैंक्स के लिए, आप यहाँ से अच्छा प्रदर्शन देख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं इन मेनी केसेस। हम्म। अच्छा, जब हम बात कर ही रहे हैं लेंडर्स की गौतम, तो आपका व्यू हम जान लेते हैं कि एनबीएफसीज पे क्या है। वो भी अंडरफॉर्म किए हैं, लेकिन उनमें से भी नंबर बड़ा शानदार दिया है कई एनबीएफसीज ने, और टेक्नोलॉजी बैक्ड बिजनेस मॉडल्स हैं। उस पर क्या राय है आपकी उस तरफ? अजय, एनबीएफसीज विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स साइकिल रिवर्सिंग, क्योंकि ये एनबीएफसीज जब इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तब ये बैंक्स का आउट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ इस स्पेस में आपको लाइक यू राइटली मेंशन, आपको उन कंपनीज को बैक करना है जो टेक्नोलॉजी पे काफी फोकस करते हैं। उग्रो कैपिटल इज वन, पूनावाला फिनकॉर्प इज वन, इवन दी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर नाउ प्लेसिंग अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। उज्जीवन, इक्विटास भी काफी फोकस कर रहे हैं ऑन टेक्नोलॉजी। सो इन इन नामों में से हमारे पीएमएस में इक्विटास, उज्जीवन और पूनावाला फिनकॉर्प हम होल्ड करते हैं। दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, बट आई थिंक अब यहाँ से बिकॉज वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं आफ्टर द टाइम करेक्शन, आपको यहाँ से अच्छा रिटर्न्स का प्रोस्पेक्ट्स
दिख सकता है इन सब शेयर्स में। हम्म आ, गौतम, अगर बात करें इकोनॉमी की, तो हालांकि हेडलाइन इकोनॉमी काफ़ी अच्छा कर रही है, 8% के अबव की रीडिंग है। आरबीआई गवर्नर साहब ही में 2 दिन पहले बता रहे थे कि ट्रैजेक्टरी ऊपर नज़र आ रही है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एक हिस्सा है इकोनॉमी का, रूरल या इवन टियर 3 टियर 4, वहाँ पे दिक्कतें रही हैं, क्या वहाँ पे अर्ली शूट्स दिख रहे हैं, ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं रिकवरी के? और अगर हाँ, तो आप उस रिकवरी को कैसे खेलना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में? मुझे ये तो बहुत क्लियर हो गया इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कि इस नई सरकार का फोकस रूरल इंडिया एंड द कॉमन मैन पे काफी होने वाला है। इनफैक्ट इलेक्शन रिजल्ट्स के कुछ महीने पहले से ही अगर आप वेरियस एफएमसीजी कंपनीज लाइक डाबर, ब्रिटानिया, एचयूएल उनकी कमेंट्री सुनते, उसी से आपको अनुमान लग जाता कि रूरल इंडिया में ग्रीन ग्रीन शूट्स विजिबल हो गए थे। और उससे भी बड़ा संकेत आ गया था फ्रॉम दी वॉल्यूम ग्रोथ एंड दी रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ दी टू व्हीलर कंपनी। सो अगर आप मार्च क्वार्टर के नतीजे देखें फॉर टू व्हीलर ऑटो एंसिलरी कंपनीज लाइक फेम इंडस्ट्रीज एंड लुमैक्स ऑटो, उन्होंने मल्टी क्वार्टर हाई वॉल्यूम ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दिखाया 20% प्लस इन द मार्च क्वार्टर। एंड नाउ विद द इंक्रीज फोकस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन रूरल इंडिया इन टू व्हीलर ऑटो एंसिलरी कंपनीज में आपको अच्छा ट्रैक्शन यहाँ से भी देखने को मिलेगा। तो आई थिंक टू व्हीलर ऑटो एंसिलरी इज वन स्पेस। एक तरीका है रूरल इंडिया को प्ले करने का, आप देख सकते हैं डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल कंपनीज। तो यहाँ पे आपको दो तरह के कंपनीज मिलेंगे। एक है जो आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल धानुका एग्रीटेक। उसका मार्जिन प्रोफाइल अगर आप देखें, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रोफाइल पिछले 10 से 12 क्वार्टर से उन्होंने अपना 20% प्लस ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन किया है। तो वो हो गए आपके कंपाउंडर कैटेगरी स्टॉक्स जो बहुत वेल मैनेज्ड एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं। ऑन द अदर हैंड यू हैव कंपनीज लाइक इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, जो मल्टी ईयर लो मार्जिन पे पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बावजूद डिप्रेस्ड मार्जिन पे भी वो शेयर्स 20 पी मल्टीपल से कम में ट्रेड कर रहे हैं। तो जब आपको कोई स्टॉक मिलता है इन अ सेक्टर जो अप साइकिल में एंटर करने वाला है और जो लो पी मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है ऑन डिप्रेस्ड मार्जिन्स एंड डिप्रेस्ड अर्निंग्स, दैट इज वेयर यू कैन सी द मैक्सिमम चेंज इन डेल्टा एंड अर्निंग्स प्रोफाइल। एंड वहीं पे आपके मल्टी बैगर बनते हैं। तो आपको दो तरह के स्टॉक्स मिलेंगे एग्रोकेमिकल स्पेस में, एक कंपाउंडर स्टॉक्स जो वेल मैनेज कंपनीज हैं जिनके मार्जिन ऑलरेडी अच्छे हैं, और दूसरा दी companies which are going to show a very sharp increase in their return ratios and earnings growth like insecticides India. गौतम, एक और